So hello guys, welcome again to our class that is Mohit Sir Physics. So today we are going to discuss our some next 5 question of our important chapter that is electromagnetic induction. ठीक है भाई, इससे पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे. अगर आपने नहीं देखे तो एक बार देख ले, बिकॉज हम लास्ट वाले वीडियो में एक फ्लो चार्ट भी डिस्कस कराया जिसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है. बहुत ही कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है. ठीक है, जो भी कुछ फॉर्मूलाज बचे हैं वो हम आगे एक और फ्लो चार्ट बना के ज़रूर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो उससे आप इजीली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखेंगे भाई. क्वेश्चन जो है वो बहुत इजीली आप उससे सॉल्व कर पाएंगे. तो देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से क्या बोलता है इसमें. ए स्क्वायर फ्रेम विद साइड ए एंड ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई इन सेम प्लेन. फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स. ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जो सेम क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से ये भाई एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया गया है. ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया होगा लेकिन फिर भी हम सॉल्व करेंगे इसको. देखेंगे इसमें ऐसा बोल रहा है कि आपके पास ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है. मैंने आपको पहले भी हमने वीडियोस में डिस्कस करा था भाई, जब भी लॉन्ग वायर की बात करता है दैट मीन्स आपको यहाँ पे इनफाइनाइट वायर की बात करी गई है. ठीक है, इनफाइनाइट वायर की बात करी गई है. ठीक है, मतलब ये जो वायर है ये इनफाइनाइट है. ठीक है, और ये एक फ्रेम दिया गया है. ध्यान रखेंगे कई बार इस फ्रेम की जगह पे एक वायर भी रख देता है, दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें वायर रखी गई है लेकिन यहाँ पे फ्रेम है. तो आपको डिफरेंस बता दूं कि जब भी फ्रेम रखता है, ठीक है, तो आप दो तरीके से निकालते हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड. मतलब इस वायर के कारण एक तो इस वाली ब्रांच पे आएगी, ठीक है, और इसी वायर के कारण इस वाली ब्रांच पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी. ठीक है, ये देखना बहुत ज़रूरी रहता है. ठीक है, हालांकि इसमें डायरेक्शन जो है वो नहीं दी गई है. समझ रहे हैं मेरी बात को. ठीक है, तो वो भी डिस्कस करेंगे. तो इसमें एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है. लॉन्ग का मतलब है इनफाइनाइट. मतलब ये इनफाइनाइट वायर के कारण इस फ्रेम में कितना ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड होगा वो आपको कैलकुलेट करना है. बात समझ आ गई. और ये फ्रेम जो है वेलोसिटी v के साथ मूव करता जा रहा है. ठीक है, जिसका साइड ए दिया गया है. तो बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, कोई ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी है नहीं भाई. ईएमएफ निकालना है. आपको लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, जब भी आपको वेलोसिटी और लेंथ की बात करेगा तो आप ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालने के लिए फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो आप यूज़ करेंगे BVL. याद रहेगा भाई. ठीक है, लास्ट वाली वीडियो में बताया था. ठीक है, जब भी वेलोसिटी की बात आ जाए, ठीक है, और लेंथ की बात आ जाए तो आप यहाँ पे ईएमएफ निकालने के लिए BVL यूज़ करेंगे. क्लियर है. अब यहाँ पे B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है. किसके कारण है, ये इनफाइनाइट वायर के कारण है. अब इनफाइनाइट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है आप सभी को पता होगा म्यू नॉट I इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4πx हो जाएगा. क्लियर हो गया भाई, बात समझ आ गई. ठीक है, तो पहले इस ब्रांच में देख लेंगे ईएमएफ कितना आएगा. तो मैं उसको E1 लिख ले दे रहा हूँ भाई. ठीक है, यहाँ पे ये म्यू नॉट I इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4πx हो गया. इस ब्रांच के लिए इस वायर के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस्ड आया यहाँ तक वो आपके पास इतना आ गया. क्लियर है. सिमिलरली अब इस ब्रांच के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, x प्लस a हो जाएगा भाई. क्लियर है. ठीक है, तो यहाँ पे जो E2 का वैल्यू आएगा म्यू नॉट I इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4πx प्लस ए. क्लियर है. ठीक है, इनके कारण जो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो बिल्कुल भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज इसका जो लेंथ है वो इस वेलोसिटी के ही पैरेलल में है. क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो दोनों का जीरो आएगा. सो इनके कारण आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा. बच्चा आपके पास ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया है. ठीक है, तो यहाँ पे जो ई वैल्यू आएगा नेट आपके पास वो कितना आ जाएगा, E1 माइनस E2. ठीक है भाई, दोनों का डायरेक्शन भी सेम रहेगा. क्लियर हो गया होगा. बड़ा इजी है भाई क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. E1 का जो वैल्यू आया आपके पास ये कितना आ गया, डिवाइडेड बाय 4πx हो गया, और माइनस म्यू नॉट I इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4πx प्लस ए हो गया भाई. ठीक है, तो यहाँ पे ई नेट मैं लिख दे रहा हूँ. ठीक है, इसको आप दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, जिसको आप बोलते हैं E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी. याद रखेंगे भाई, उससे भी आप निकाल सकते हैं.
ठीक है, वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड का ही वैल्यू जो है आप पुट करेंगे, ठीक है, इसको आप यहाँ बाहर निकाल लेंगे और ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे भी ये भी बचा हुआ आपके पास, ध्यान रखेंगे V इंटू एल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बाहर जो है ये V इंटू एल भी लिख दे रहा हूँ, क्लियर है। तो यहाँ पे x माइनस, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स इंटू एक्स प्लस ए, एलसीएम आ जाएगा आपके पास, ठीक है, एक्स प्लस ए माइनस एक्स हो जाएगा, वी इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। एल क्या यहाँ पे लेंथ है कंडक्टर फ्रेम का, ठीक है, तो इसको आप ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए हो जाएगा यहाँ पे और ये इसके साथ कटेगा भाई, क्लियर हो गया। तो बड़ा इजी है, कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, बड़ा ये आपके पास आंसर आ चुका है। तो जो इसका वैल्यू निकल के आया ये आ गया मेरे पास 2 पाई इंटू, ये कितना आ गया आपके पास v इंटू ए स्क्वायर ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है। तो ये आपके पास ईएमएफ आ गया भाई, बात समझ आ गई, कुछ नहीं करा है, ठीक है। फ्रेम दिया हुआ था उसके कारण हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। ऐसा क्यों कर दे रहे हैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये वेलोसिटी v के साथ मूव करता हुआ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है, और जब भी आप करंट कैरिंग का वायर रखेंगे किसी चीज़ के पास उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर की तरफ लगेगा और ये मूव करता है, ठीक है। तो आपके पास इसीलिए इस फ्रेम में ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड हो रहा है, बात समझ आ गई होगी, ठीक है। इसीलिए हम ये निकाल दे रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें ऐसे नहीं दिया जाता, उसका कुछ ना कुछ रीज़न रहता है, ठीक है। तो वही हमने सॉल्व करा है और आपको बता चुका हूँ, जब भी वेलोसिटी और लेंथ की बात होगी तो आप यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसको आप डायरेक्टली कह रहा हूँ उससे भी निकाल सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी से निकाल सकते हैं। इसको आप फिर से यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, फिर B का वैल्यू रखेंगे आप, फिर से आप इसको x लिखेंगे यहाँ पे, फिर सोल्व करेंगे तो आपके पास लास्ट पे यही आएगा, क्लियर है। लेकिन आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, जब भी बात वेलोसिटी की करेगा तो आप कोशिश करिए कि इसी वाले फॉर्मूले से सॉल्व करिए, हो जाएगा, ठीक है। कैसे ना कैसे हो जाएगा, एक ही तरीका रखिए सॉल्व करने का, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न रहेगा इससे करें या इससे करें, एक ही मेथड रखें वेलोसिटी तो मतलब ये, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो, ए वायर इज परपेंडिकुलर टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, फिर से इसने यहाँ पे बात जो है वो लॉन्ग स्ट्रेट वायर की करी है, ठीक है। इज मूविंग पैरेलल विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, करंट दिया गया है उस वायर में, ठीक है। मतलब ये वाली जो आपके पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर है इसमें जो करंट दिया गया है वो 10 एम्पियर। भाई मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, मेन चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है। करंट का वैल्यू 10 एम्पियर दिया गया, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस इन मूविंग वायर, मतलब ऐसा बोल दे रहा है कि आपके पास एक तो ये वायर है लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और आपको पता है जब भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर की बात करेगा तो मैंने क्या बताया भाई, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे इनफाइनाइट वायर की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये रोड नहीं है, ये भी एक वायर है। अब यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन जो था 8th क्वेश्चन, वो भी सेम क्वेश्चन था, ठीक है, बट उसमें एक फ्रेम दिया गया था और यहाँ पे ये एक वायर है भाई, फ्रेम नहीं है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि फ्रेम की जब बात करता है तो वहाँ पे आप 2 ईएमएफ निकालते हैं, डायरेक्शन को देखते हुए E1 निकालते हैं, फिर दूसरी ब्रांच के लिए E2 निकालते हैं, जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया, ठीक है। लेकिन ये वायर है, इसमें आपके पास नेट ईएमएफ नहीं आएगा, यहाँ पे सीधा E ही निकालेंगे अकेला इस वायर के कारण जो इसके ऊपर आएगा, क्लियर है। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ईजी बनाने के लिए ऐसा भी फॉर्म कर सकते हैं, आप इसको ऐसा बना लें, ठीक है, इसको आप ऐसा बना लें, क्योंकि आपने ये वाला क्वेश्चन जो है वो कर रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी में पीछे वाला क्वेश्चन जो था वो इसी तरीके का क्वेश्चन था, बस यहाँ पे फ्रेम की जगह पे इसने एक वायर दे दिया आपको, क्लियर है, बात समझ आ गई। वही आपके पास सारा फिर से सेम है, ठीक है। इसने लास्ट वाले क्वेश्चन में x माना था और ये a माना था, ठीक है। यहाँ पे इसने वैल्यू दे दिया 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, और यहाँ पे पूरा वैल्यू दे दिया आपके पास, कितना दे दिया यहाँ पे, ये दे दिया मेरे को 10 सेंटीमीटर,
ठीक है। और अगर ये 10 है, ये 1 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 9 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई होगी भाई, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई, बड़ा इजी है। तो देखेंगे इसमें कैसे करेंगे, आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है भाई, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मैंने आपको बता रखा है जो भी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी रहती हैं उसके सारे के सारे रिलेशन आपको याद होने चाहिए बहुत ही अच्छे से, तभी आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ऐसा तो नहीं है V = I × R लगा के क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। और वैसे भी जब भी आपको पता है, जब भी वेलोसिटी की बात होगी तो EMF निकालने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप लगाएंगे B × V × L हो जाएगा भाई, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास ये पूरा वायर है जिसका लेंथ का पूरा EMF आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक कुछ पोर्शन डिसाइड कर लेंगे इसका, ठीक है भाई, कुछ पोर्शन डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, जिसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ यहाँ पे dx बोल दे रहा हूँ। बात समझ आ गई भी, ठीक है, dx बोल दे रहा हूँ, ठीक है। और वो आपके पास किसी डिस्टेंस x पे हो गया, बात समझ आ गई, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा इस इनफाइनाइट वायर के कारण, वो कितना आएगा, μ0I × 2 डिवाइडेड बाय 4π, कितना आ जाएगा यहाँ पे x + a आ जाएगा भाई, ठीक है। मतलब इसको अगर आप x है तो ये पूरा डिस्टेंस जो है, मैं यहाँ पे इसको अगर आप a मान लेंगे तो पूरा डिस्टेंस जो है वो x हो जाएगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये आपके पास x है, ये पूरा a है, तो इस वायर के कारण इस पूरी रोड पे जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, x + a आएगा। बात समझ आ गई भाई, क्लियर है, ठीक है। ये डिस्टेंस मैंने यहाँ पे माना है, ठीक है, आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे x + a हो गया, b का वैल्यू आ गया आपके पास, v आपको दे रखा है, गिवन है, वैसे एक बार हम ऐसे ही लिखेंगे इसको। और l का हमने क्या मान लिया, यहाँ पे dx मान लिया, ठीक है। सो E = ट्वाइस ऑफ μ0I डिवाइडेड बाय 4π, v यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे आप क्या आ जाएगा, dx / x + a आ जाएगा। इसको आप यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, सॉरी डेरिवेटिव करेंगे, तो 0 से L, मतलब ये पूरी वायर का लेंथ हो गया 0 से L, या फिर 0 से a भी बोल सकते हैं, क्लियर है, ठीक है भाई। बात समझ आ गई, क्योंकि इस पूरी वायर का आप a मान लीजिए या फिर L मान लीजिए, क्लियर है, ठीक है भाई। वेरिएबल्स का डिफरेंस है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू आएगा, ये आएगा मेरे पास 2π v हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगा log ऑफ, इतना आ जाएगा आपके पास, क्लियर है, ठीक है भाई। तो इसको आप आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा E = μ0I × v डिवाइडेड बाय 2π। इसका सभी को फॉर्मूला पता है भाई, यहाँ पे आप लिमिट ले लेंगे, log ऑफ m - n, तो log ऑफ m/n हो जाएगा भाई, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, E = μ0 डिवाइडेड बाय 2π v × में, ये कटेगा, आप इसको सेपरेट करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 1 + x की वैल्यू पुट करेंगे L/a, ठीक है भाई। बात समझ आ गई होगी, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है, कोई भी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम है नहीं बड़ी कुछ खास। इसमें log ऑफ का इसका वैल्यू पुट करेंगे आप, देखो 1 + L, इसका जो वैल्यू आएगा, L जो है यहाँ पे क्या है, लेंथ है किसका, वायर का। अगर ये 10 है, ये 1 है, तो ये इसका लेंथ कितना हो गया वायर का, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 1 है, तो इसका 9 हो गया भाई, ठीक है। a का वैल्यू आपको दे रखा है, और ये भी 1 हो गया, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा भाई, ठीक है। इसको आप आगे सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। ध्यान रखना है कुछ बेसिक चीज़ों का, जैसे वेलोसिटी की बात करेगा तो आप सीधा यहाँ पे आएंगे फॉर्मूला लगाते हुए, स्टार्ट करते हुए, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि पूरी वायर की, जैसे ही पूरी वायर दिखाई दे रही है, तो आपको एकदम से याद आना चाहिए कि आप पूरी वायर का डायरेक्टली वैल्यू नहीं पुट कर सकते, ठीक है। तो आपको उसका कुछ पार्ट जो है वो लेके चलना पड़ेगा, उसके लिए आप यहाँ पे कुछ एलिमेंट लेके, ठीक है।
इसके बाद बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। देखेंगे अभी क्या बोल रहा है इसमें। देखो, सर्किट एरिया इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड 0.15 TR दिया गया है, ठीक है। रेजिस्टेंस दिया गया है पूरे सर्किट का, ठीक है। मतलब ऐसा बोल रहा है आपके पास कि ये एक आपके पास सर्किट है, ठीक है, जिसमें एक वायर रखा गया है, ठीक है, ये वायर है, ठीक है, वायर रखा गया है, और इस वायर को रखने पे ये पूरा एक सर्किट जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और इस सर्किट का रेजिस्टेंस दिया गया आपको, ठीक है। रजिस्टेंस जो है सर्किट का 3 ओम है। और आपके पास और चीज़ें क्या दी गई भी है, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है जो कि इनवर्ड लग रहा है, ठीक है, 0.15 T दिया गया है। और वेलोसिटी जो है इस रोड का वो आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, ठीक है। वहीं 50 सेंटीमीटर जो है बेसिकली इसका लेंथ दिया गया है रोड का। आपको निकालना है कितना फोर्स जो आपको चाहिए, हाउ लार्ज ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द रोड विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब कितना फोर्स चाहिए होगा आपको इस रोड को मूव करवाने के लिए, ठीक है, कितनी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड से। बड़ा इजी है, ठीक है। जब भी आपको फोर्स निकालना रहता है, ठीक है, फोर्स निकालने के क्या क्या रिलेशन है भाई, फोर्स निकालने के आपके पास यही है, आई इज इक्वल टू एल क्रॉस बी, ठीक है। तो मैं सीधा इसको आई एल भी लिख दे रहा हूँ, इसमें परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। सो एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी। सबसे पहले आपको सारे रिलेशन जो है भाई वो आने चाहिए, मैं आपको पहले बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन तभी इजीली सोल्व कर पाएंगे जब आपको सारे रिलेशन याद रहेंगे। देखो अब इसमें आई इज इक्वल आई एल बी है, एल दिया है, बी दिया है, ठीक है, आई नहीं है, ठीक है, आई नहीं है। अगर आई नहीं है तो अब आप सोचे कि भाई आई जो है अब आप कहाँ से निकाल सकते हैं। चैप्टर कौन सा चल रहा है, ईएमआई चल रहा है। ईएमआई में करंट निकालने के क्या क्या फॉर्मूले हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो अभी तक हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा है, ठीक है, ये तो नहीं पढ़ा है, तो ये तो गलत है, ठीक है। और कौन सा आपके पास, आई इज इक्वल टू ई बाई आर याद होगा, ठीक है भाई, एल इंटू बी है। अब आपको ई का यहाँ पे रेजिस्टेंस तो चलो आ गया, ठीक है, रेजिस्टेंस भी हो गया, लेंथ भी हो गया बी। अब यहाँ पे ईएमएफ नहीं दिया है, ठीक है, ईएमएफ नहीं दिया है, तो सोचना पड़ेगा अभी थोड़ा सा। ईएमएफ निकालने क्या क्या फॉर्मूले हैं हमारे पास इसमें, ईएमआई चैप्टर में हमारे पास इसका ईएमआई का जो रिलेशन है, ईएमआई में ईएमएफ इंड्यूस्ड का जो रिलेशन है वो क्या आपके पास, ई इज इक्वल टू वी बी एल, ठीक है। बात समझ आ गई, क्वेश्चन सोल्व हो गया। बड़ा इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि भाई इसमें सोल्व करवाने वाला है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गया आपका कितना आ गया, वी बी एल स्क्वायर ओवर आर, ठीक है, समझ आ गया भाई। यहाँ पे ये एल इंटू बी ऑलरेडी पढ़ा था, ये वी बी एल हो गया, वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया भाई, ठीक है। अब आप यहाँ पे वेलोसिटी दिया गया है, ठीक है, वेलोसिटी का वैल्यू पुट करेंगे 2 मीटर पर सेकेंड, बी का वैल्यू पुट करेंगे 0.15 टी, एल का वैल्यू कन्वर्ट कर लेंगे इसको मीटर में, और आपके पास रेजिस्टेंस का वैल्यू भी दिया गया है। तो भाई क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ईएमआई चैप्टर के। आगे बढ़ेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। देखेंगे भाई क्या बोल रहे हैं इसमें। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था भाई, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई हमने लिखा नहीं लेकिन हम एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। देखो एक सर्किट दिया गया है, ठीक है, जिसमें आपके पास 2 पैरेलल मेटल रेल्स दी गई हैं, ठीक है, और उनके बीच में 2 रोड को रखा गया है, ठीक है, ये मेटल की रोड रखी गई हैं, ठीक है, और ये 2 पैरेलल मेटल रेल्स हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों रोड है आपस में मतलब ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है, जिसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड और इसका आपके पास 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दिया गया है, ठीक है। और उनके अक्रॉस उनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा के रखा गया है 5 ओम का। मतलब कहने का ये हो गया अब ये एक सर्किट जो है पूरा फॉर्म हो चुका है यहाँ से लेके यहाँ तक। बात समझ आ गई, ठीक है भाई। मतलब कहने का ये है कि आप ऐसा कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पे ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ये कुछ इस तरीके से, और ये एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक है भाई, और एक तीसरा रेजिस्टेंस जो है ये हो गया, मतलब कुछ ऐसा बन रहा है। बात समझ आ गई भी, ठीक है। आपके पास इनका रेजिस्टेंस दिया गया है 10 ओम, ये 10 ओम हो गया आपके पास, और ये कितना हो गया आपके पास 15 ओम हो गया। तो यहाँ पे हम अगर लिख लें ऐसा, ठीक है, और ये 5 ओम हो गया। अब यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। बात समझ आ गई,
ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, ये आपके पास मेटल रेल्स हैं और ये रोड है। यहाँ पे आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू दिया गया है भाई। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो एक बार देखना पड़ेगा क्या दिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू दिया गया भाई। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है 0.010 टेस्ला, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड दिया गया इनवर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगर देखो, अब यहाँ पे करंट कैलकुलेट करना है आपको इस वायर में। सबसे पहला तो करंट कैलकुलेट करने के क्या क्या रिलेशंस हमारे पास हो सकते हैं वो आपको याद रखना होगा। देखो यहाँ पे Q/T तो आप नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे चार्ज की बातें नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा I = E/R लगा पाएंगे, ठीक है। बात समझ आ गई। अब दूसरी बात, यहाँ पे E और R की बात क्यों कर रहे हैं, वैसे आपको नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड और रेजिस्टेंस की बात क्यों हो रही है, करंट क्यों हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो, क्योंकि जब ये रोड जो है आपके पास, ये रोड है और यहाँ पे दोनों रेल्स हैं, जब ये मूव करेंगी, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, और आपको पता है जब भी आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक करंट कैरिंग वायर को रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, ठीक है। याद होगा आपके पास, हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, E = dφ/dt पढ़ते हैं। फाई क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अब जैसे जैसे ये रोड मूव करता जाएगा तो जितनी इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पास होंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसीलिए हम यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की बातें कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन का हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, लेकिन ये आपको मैं नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि कोई भी चीज़ हमें ऐसे ही सोल्व करवाने के लिए नहीं दी जाती है, ठीक है। सो I = E/R जो है आप यूज करेंगे और E आपको कैलकुलेट करना होगा। अब ध्यान से देखो, आप E निकालने के क्या क्या रिलेशंस आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखो dφ/dt यूज़ करेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो जाएगा, ठीक है। dt की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, आपको सीधा बता रखा है मैंने। जब भी यहाँ पे बात वेलोसिटी की होगी तो आप यहाँ पे E = VBL का यूज़ करेंगे। क्लियर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे VBL का यूज़ करेंगे। अब बट बात ये आ रही कि यहाँ पे आपके पास दो बार ईएमएफ आ रहा है, एक तो इस रोड के कारण आ रहा है और दूसरा इस रोड के कारण आ रहा है। क्लियर है, ठीक है भाई। यहाँ पे दो ईएमएफ आ रही हैं, एक तो इसके कारण और एक इसके कारण, और वैसे भी दो रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। तो मतलब आप पहले यहाँ पे E1 निकाल लेंगे, ठीक है, फिर E2 निकाल लेंगे, E1 निकाल लेंगे। VBL वेलोसिटी मैं यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड रख रहा हूँ और ये वैल्यू मेरे पास 0.01 टेस्ला दिया गया है, और L का वैल्यू मेरे पास, लेंथ जो है वो भी ये कितना दे रखा है भाई, लेंथ का भी वैल्यू दिया हो गया यहाँ पे। VBL लेंथ जो है कंडक्टर का, लेंथ भी देखना पड़ेगा भाई, लेंथ भी दिया होगा इसमें, ठीक है भाई। इसमें लेंथ का भी वैल्यू जो है मेरे पास दे रखा है, ठीक है। लेंथ का भी वैल्यू दे रखा है भाई, क्या भाई क्या सर आधी आधी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। 10 सेंटीमीटर जो है लेंथ का भी वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10 वैल्यू लिखूँ, सेंटीमीटर में है तो आप इसको इजीली कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻² मीटर में, ठीक है भाई। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.004 आ जाएगा भाई, ठीक है। इसका वैल्यू ये आपके पास E1 हो गया। सिमिलरली आप E2 निकाल लेंगे, ठीक है। E2 निकाल लेंगे तो वो यहाँ पे 4 की जगह 8 है, बाकी सारा सेम रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, लेंथ आपके पास सेम रहेगा, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 0.008 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये E1 हो गया इसके लिए, ये E2 हो गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये E2 है, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे E2 है और ये E1 है, ठीक है। क्लियर हो गया भाई, ठीक है। अब आपके पास नेट ईएमएफ आप निकाल सकते हैं। देखो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप एक दूसरा मेथड आता है जिसे आप सुपर पोजिशन थ्योरम बोलते हैं, उसको लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे मैंने ईएमएफ निकाल लिया, पहले इसका, इसके कारण ईएमएफ निकाल लिया, तो मैं यहाँ पे एक बैटरी ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा मेरे पास मैंने यहाँ पे बना लिया, तो मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ, ठीक है। इसका वैल्यू E2 ले लो, इसको आप E1 ले लो, ठीक है। अब आप सुपर पोजिशन में क्या रहता है, आप दो डिफरेंट सर्किट को लेके करंट को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही लॉन्ग मेथड है भाई, ठीक है, बहुत ही लंबा मेथड है, ठीक है। पहले आप I इसके कारण निकालेंगे, फिर आप I इसमें निकालेंगे, ठीक है, फिर आप दोनों को
पहले तो आप यहाँ पे हाँ I1 निकालेंगे, यहाँ पे I अगर आप यहाँ पे I जाएगा करंट तो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा I1 और I2 में, ठीक है। फिर आप इस सर्किट के लिए अलग से निकालेंगे, यहाँ पे आप लेंगे I डैश लेंगे, फिर यहाँ पे I1 डैश और इधर I2 डैश, बड़ा लंबा मेथड हो जाएगा भाई, ठीक है। आप याद रखेंगे जब भी आपके पास दो ईएमएफ की बातें आ गई, दो तरह की ईएमएफ आपके पास आ गई निकालने के लिए, तो आप सीधा सीधा नेट ईएमएफ निकालने के लिए जो वैल्यू यूज करेंगे, आपको बता दे रहा हूँ मैं, वो आपके पास आएगा E2 R1 माइनस E1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। आप नेट ईएमएफ जब भी आपको दो ईएमएफ का दिखाई दे जाए कुछ इस तरीके से, तो आप कुछ ऐसा याद रखेंगे, ठीक है। E2 आपने कैलकुलेट कर लिया है, E1 आपने कैलकुलेट कर लिया है, R1 का वैल्यू आपको पता है, ठीक है। R1 का वैल्यू कितना है 15 है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये 0.08 हो गया, मल्टीप्लाई कितना हो गया 10 हो गया, माइनस E1 कितना है, ये हो गया 0.004 हो गया, मल्टीप्लाई 15 हो गया, डिवाइडेड बाय 10 प्लस 15 हो गया, मतलब 25 हो गया भाई। क्लियर हो गया होगा, बड़ा इजी है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा इसका सॉल्व करके जो वैल्यू आ रहा था भाई कुछ अराउंड कितना आएगा सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। तो मतलब ये आपके पास ई नेट आ जाएगा, मतलब आपके पास ये वाला हिस्सा जो है ये सॉल्व हो चुका है, मतलब ये वाला जो वैल्यू है, ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया है VBL लगा के, ठीक है। ये सॉल्व हमने कर लिया ऑलरेडी। अब हमारे पास बचा है ये रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दो है, हमें इस रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालना है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालना है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये भी है, एक रेजिस्टेंस ये भी है, तो इसका भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो आपके पास वो यही है, R इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है भाई। R1 R2 कितना हो गया 10 इंटू 15 हो गया, और ये हो गया मेरे पास 25, मतलब ये हो गया 25 नीचे आ गया, ठीक है भाई। क्लियर हो गया, ठीक है। ये 10 था, ये 15 था, तो इसका वैल्यू आ गया मेरे पास 6 ओम हो गया। क्लियर है, बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आपके पास ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं यहाँ से रब कर दे रहा हूँ भाई। तो जो वैल्यू आएगा मेरे पास आई का वो कितना आया, एक तो ई नेट हो गया, ठीक है, और एक आर के पास आर प्लस आर हो गया, इसका वैल्यू 0.032 डिवाइडेड बाय 6 आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे पहले 5 रखेंगे भाई, इसके क्रॉस जो है वो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको निकालना है, एक तो उसका वैल्यू हो गया, ठीक है। दूसरा आपके पास जो आपने कैलकुलेट करा है यहाँ पे, ठीक है, इसको आप स्मॉल आर लिख लें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप सॉल्व कर लेंगे, 32 डिवाइड बाय 11। क्लियर है। तो ये था आपका इसका करंट का वैल्यू जो कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा भाई। ये आपके पास डायरेक्ट मेथड है, इसको आप याद रख सकते हैं, आप हमेशा अप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी क्वेश्चन में अप्लाई होगा, हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास कंडीशन जो है कुछ इसी तरीके की रहनी चाहिए, दो ईएमएफ रहने चाहिए, दो रेजिस्टेंस रहने चाहिए। क्लियर है, ठीक है। अदरवाइज आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जिसको हम सुपर पोजिशन बोलते हैं, लेकिन वो बहुत ही लेंथी मेथड है, तो आप इतना याद रखें भाई। क्लियर है। तो इसके बाद बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर, देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 12। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें एक इंडक्टर दिया गया है, ठीक है, ये इंडक्टर दिया गया है जिसमें आपके पास जिसका सेल्फ इंडक्टेंस एल भी दिया गया है, उसका वैल्यू दिया गया आपके पास। इंडक्टर है शोन इन फिगर एज इंडक्टेंस 0.5 हेनरी, आपके पास इसका वैल्यू जो है वो दिया गया है, ठीक है भाई, बड़ा इजी है। कैरीज ए करंट इन द डायरेक्शन एज शोन इन फिगर दैट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ di/dt माइनस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.030 एम्पेयर पर सेकेंड। देखो मतलब इंडक्टर में जो करंट का वैल्यू है वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। कितने रेट पे, di/dt का वैल्यू दे रखा है, इतना वैल्यू दे रखा है आपके पास, ठीक है। आपको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको
कैलकुलेट करना है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई। L इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी रहता है। ठीक है, L का वैल्यू आपके पास क्या दिया गया है, ये दिया गया 0.5H दिया गया। यहाँ पे आपके पास वैल्यू माइनस में आएगा। ठीक है भाई, L का वैल्यू हो गया और डी आई बाई डी टी का वैल्यू आपके पास माइनस ऑफ 0.030 ये भी आपको दे रखा है। तो बड़ा इजी है यार, इसमें कुछ खास करने वाला है नहीं था, फॉर्मूला लगाना था, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में बोल दे रहा है कि कौन से पार्ट का कौन सा एंड जो है इस कंडक्टर का, इंडक्टर है भाई इंडक्टर, ठीक है, कौन सा पार्ट जो है इन दोनों में से हायर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो करंट का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, बी से ए की तरफ जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, मतलब कहने का ये हो गया, अगर ए की साइड डिक्रीज हो रहा है दैट मतलब जो पॉइंट जो है ए पॉइंट जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल पे ही रहेगा। क्लियर है, बात समझ आ गई, कुछ ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी थी नहीं भाई यहाँ पे। तो बी पार्ट का जो आंसर आया वो क्या आ गया आपके पास, पॉइंट ए इज़ एट हायर, भाई ऐसा ही होता है ना। ठीक है, करंट का जो वैल्यू है इस तरफ डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो हायर पोटेंशियल पे रहा होगा। थ्योरी में आपने अच्छे से ये पढ़ा होगा। क्लियर है, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है भाई, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है।